और हैं, जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो पायलट्स की आवाज़ आती है कि अभी आप 16,000 फीट पे उड़ रहे हैं, 18। तो जो एयर में इतने सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, क्या उनका डिफाइन आप लोग एटीसी से करते हैं कि आप इतने हाइट पे उड़ोगे ताकि आपस में एक दूसरे विमान का आपस में टकराव ना हो? कोई एक्चुअली हम यही काम करते हैं। ओके। मेन काम 50% ऑफ द जॉब इज रिलेटेड टू देयर फ्लाइट प्लानिंग, देयर फ्लाइट path determination and ascertaining that they don't collide. तो उसके लिए प्रोसीजर्स सेट हैं। कोई अगर ईस्ट बाउंड फ्लाइट है, कोई वेस्ट बाउंड फ्लाइट है, सेंटर इंडिया के सेंटर लगा के कोई ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो एक डिफरेंट लेवल्स उनके लिए डिफाइंड है। तो उस पे हम देते हैं, सपोज कोई अगर, और हम सबके बीच में मिनिमम 1000 फीट का गैप, मिनिमम 1000 फीट का गैप, 1000 फीट का गैप रखते हैं। 1000 फीट क्यों है, कैसे है, वो उसके पीछे एक पूरा थ्योरी है। उसमें हमने कैलकुलेट किया है उनकी सेफ्टी, उनके एरर ऑफ मार्जिन, कि अगर किसी का इंस्ट्रूमेंट कुछ गलत दिखा रहा है तो भी अगर वो कितना गलत दिखाएगा, वो मार्जिन को भी कैटर करते हुए, अगर दोनों जहाज़ों से बहुत भी गलती हो रही है तो भी वो एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं बनेंगे, दो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। तो वो एक 1000 फीट का सेपरेशन एक सर्टेन एयर स्पेस में है, उसके ऊपर 2000 हो जाता है कंट्रोल्ड एयर स्पेस में। तो फिर वो हम रखते हैं। तो हम जिसको अगर हम क्लियर कर रहे हैं, तो किसी को अगर फ्लाइट लेवल 160 यानी 16,000 फीट, फ्लाइट लेवल 200 20,000 फीट इस पे भेज रहे हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि उसके रास्ते में या उसके क्लाइंब के दौरान, वो अगर ज़मीन से 20,000 फीट पे क्लाइंब करेगा किसी रास्ते, तो उसके पूरे क्लाइंब के दौरान और उसके क्रूज लेवल के दौरान कोई और जहाज उसके लेवल के आसपास नहीं आएगा, एटलीस्ट एक लेवल ऊपर या एक लेवल नीचे रहेगा। या ऐसा लग रहा है मुझे कि वो उस सामने वाले एयरक्राफ्ट का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको एक इंटरमीडिएट लेवल पे रोक दूंगा, सो दैट वो स्मूथली निकल जाए। तो ये रियल टाइम 3D वीडियो गेम हम रडार पे और फिजिकली देख करके ये ऑपरेट करते रहते हैं। सर, एक हमारी टीम का खास सवाल है आपके लिए कि जब हम देखते हैं कि रनवे पे लैंडिंग हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, हवा में एयरक्राफ्ट है, इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? क्या मानसिक तनाव होता है और किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड जो आपके व्यूअर्स अगर ATC ब्रांच या उनसे रिलेटेड हैं तो वो रिलेट करेंगे और सुन के उनको अच्छा भी लगेगा। बट इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा। देखिए, रनवे ऑक्यूपेंसी एंड रनवे ऑप्टिमाइजेशन एक पार्ट हो गया जो हम डिसाइड करते हैं एयरफील्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। हमारे पास नेवेट्स क्या हैं, नेविगेशनल एड्स, हमारे पास कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कितना मिनिमा रिड्यूस करके कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जहाज लैंड करवा सकते हैं। एक फैक्टर ये हो गया। फिर दूसरा, और भी फैक्टर है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्राउंड फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, लाइक रनवे लेंथ अच्छा खासा, टैक्सी ट्रैक का लेआउट, एप्रन की ओर जाने का। ऐसा भी ना हो कि जो टैक्सी लैंड करने के बाद जो इनका रास्ता है वही सेम जो जहाज बन के टेक ऑफ के लिए आ रहा है वही आ रहा हो, तो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। उसको अलग अलग करेंगे। उसकी वेकेशन के बाद उसकी टर्निंग, रैपिड एग्जिट टैक्सी वे जिसको बोलते हैं, कि वो बिना स्पीड कम किए थोड़ा सा रेगुलेटेड स्पीड में ही उसी स्पीड में रनवे वेकेट कर देगा और रनवे इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा फॉर दी नेक्स्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो ऐसे केस में हम दूसरे जहाज को और क्लोजर टू दी लैंडिंग ला सकते हैं। इस फैक्टर को बोलते हैं रनवे ऑप्टिमाइजेशन। नंबर ऑफ टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग दैट कैन बी एकोमोडेटेड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड मोस्टली इन एन आवर। तो रनवे कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं 1 घंटे के हिसाब से। और इसी पे मॉडर्न एविएशन इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि 1 घंटे का डेटम ले है, तो 1 घंटे में हम कितना मैक्सिमम टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स एकोमोडेट कर पाए, वो हमारी एफिशिएंसी होती है। तो इससे क्या होगा, एयरड्रोम या एक रनवे या फिर एक एयरफील्ड की कैपेसिटी बढ़ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और एक आपको देखने में छोटा लगेगा, अगर 30 सेकंड से अगर 40 सेकंड हो जाता है तो वो उसका एक एस्केलेटिंग इफेक्ट रहता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो एक मार्जिन डेटा डिजायर्ड मार्जिन है उसको रिड्यूस करके और हम बैक टू बैक फ्लाइट्स को आगे एक के पीछे एक लगा सकते हैं। सो वो फटाफट लैंडिंग एंड वेकेशन हो जाएगा। एंड
इसके साथ वेदर गॉड भी सपोर्टिव होने चाहिए, मौसम ठीक ठाक होने चाहिए, जी। हमारे नेविट्स नेविगेशनल एड्स जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जी वो एक्यूरेट होने चाहिए जी और रिडंडेंट होने चाहिए, उनके बैकअप्स होने चाहिए कि सडनली अप्रोच में कोई जहाज है और सडनली वो फेलियर ना हो जाए। ओके तो ऑफ कोर्स एक का स्टैंड बाई रहता है, जी। बिकॉज एविएशन में देयर इज अ जीरो एरर, ओके वी एम टू अचीव जीरो एरर जी। एंड वही हम लेकर के आगे चलते तो हैं। स्टैंड बाई का मतलब क्या हुआ एविएशन में? एविएशन में पावर का गेम है, आई मीन बिजली इलेक्ट्रिसिटी का गेम है, जी। सब चीज इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहा है। जी तो हम घर में इन्वर्टर भी लगाते हैं तो उसमें एक फ्लक्चुएशन होता है। जी पावर जो है मेन पावर, अगर वो मेन पावर जाता है जी। तो स्टैंड बाई पावर कितने टाइम में आता है, जी ठीक है, दैट इज काउंटेड इन दी सेकेंड्स और इवन फ्रैक्शंस ऑफ सेक्शन सेकेंड्स, कि एक नेकेड आई को पता ही ना चले कि वो कब चेंज ओवर हुआ, जी कब मेन से यूपीएस पे गया जी। और यूपीएस से कब स्टैंड बाई या जनरेटर ने उसको टेक ओवर कर जी। लिया। ये इसमें कोई लिंकेज का ब्रेक नहीं होना चाहिए, ओके क्यों सारे नेविगेशनल एड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और जहाज के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर एक ब्रेक हुआ तो पायलट के मन में शंका और इक्विपमेंट उसको डाउट की ओर से देखेगा जी और फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, तो हमारी सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी अगर एक रिपोर्ट भी ऐसा आ गया तो हम फिर वो जांच में जाएगा एंड फिर वो जब तक वो कंफर्म नहीं होता हमारा स्पेसिंग आउट बिटवीन टू एयरक्राफ्ट बढ़ जाता बढ़ है जाता है। एंड कैपेसिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। और जो आपके सेकेंड पार्ट के बारे में जो मैं बोल रहा था, एयर ट्रैफिक प्रोफेशन जो है इट्स अ सेकेंड मोस्ट स्ट्रेनस जॉब ओके इन द वर्ल्ड। ओके फर्स्ट कम्स द ब्रेन सर्जन। ओके तो जो ब्रेन सर्जन है उनका माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेनस जॉब है, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड रियल टाइम। वो ब्रेन ओपन करने के बाद उनके पास सेकंड थॉट का टाइम नहीं होता है, आइदर सब कुछ प्री प्लान्ड एंड डिफाइंड पहले से रखते हैं जी और एट द मोमेंट वो डिसीजन ले करके उसको काम को खत्म करना जी। होता है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द ह्यूमन लाइफ इज द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सर